हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY/BCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम एक और जबरदस्त क्वेश्चन समझने वाले हैं, तो जरूर 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 लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा और पढ़ते रहिए, समझदारी से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम्स जो हैं वो नजदीक आने वाले हैं। अभी से तैयारियां करेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं उस क्वेश्चन को आप लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। अगर आप नए हैं तो जरूर बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिंस 1991। बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन है। अक्सर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे भी हमारे देश ने काफी बजट बनाए हैं, काफी खर्चे किए हैं। हमारा देश एक खेती प्रधान देश है, मगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये हमेशा से हमारा लक्ष्य रहा है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट, ग्रोथ, विकास ये तभी आता है जब आपकी इंडस्ट्रीज भी उतनी ही आगे बढ़ रही है। और इसीलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये हमारे देश ने सब्सटैंशियली 1991 के बाद देखा। 1991 में मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी, और इस पॉलिसी के जरिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की आंधी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। आज के इस आंसर के जरिए इन्हीं कुछ पहलुओं को पढ़ेंगे और अलग अलग 5 ईयर प्लान्स के जरिए कैसे हमारे देश ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ हासिल की वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। द ईयर 1991 ब्रॉट इन सेवरल मेजर पॉलिसी चेंजेस दैट वर डिजाइन्ड टू रिफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। मतलब इससे पहले भी हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन 8वें 5 ईयर प्लान से कई बड़े बदलाव किए गए और कोशिश की गई कि कैसे स्लोली एंड स्टेडीली हम अब एक्चुअल में हेवी इंडस्ट्रीज पर मेहनत कर सकें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर मेहनत कर सकें, नई इंडस्ट्रीज का उद्घाटन कर सकें, उनको ज्यादा बूस्ट दे सकें, सुविधाएं दे सकें, सब्सिडीज दे सकें। दोस्तों, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इज NIP was announced on July 24, 1991 as a part of the economic reform measures। आणि त्याच्यात काय केलं हर्ष, तर रिडक्शन इन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। मतलब क्या होता था, पहले हर्ष अपने को बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, अलग अलग लाइसेंस के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने इस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का स्कोप ही रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज रखी जहां पर लाइसेंसिंग की मगजमारी थी, और इसीलिए ये 4-5 इंडस्ट्रीज के अंदर था और बाकी जगहों पर इसका स्कोप कम कर दिया। तो आसान, ईज टू डू बिजनेस बोलते हैं ना जिसको, वो करने की सरकार ने कोशिश की। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजरल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो फाइल पहुंचाओ, ये वाला फॉर्म भरो, वो वाला फॉर्म भरो, ये सब रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा कम किया गया। दोस्तों, रिडक्शन ऑफ एरियाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर। पहले क्या होता था, देश में हर चीज में सरकारी, हर चीज में सरकारी, पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर। सरकार को समझ में आया साला हम तो कर नहीं पा रहे, दूसरों को तो करने दें अच्छे से, और इसीलिए सरकार ने पब्लिक सेक्टर का यानी खुद का रोल बहुत कम कर दिया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। एंड दैट इज व्हाट इज रिडक्शन ऑफ एरियाज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। थोड़ी रिजर्वेशन उन्होंने खुद की पब्लिक सेक्टर की कम की। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया ऑफ इक्विटी ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कुछ ऐसे चुनिंदा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे जहां पर बीमारू बन गए थे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऐसा लग रहा था उधर पैसा अटक गया है सरकार का, वहां से कोई फायदा, मुनाफा, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी जगहों से पैसा वापस निकाल लिया जाए, यही समझदारी होती है। और इसीलिए सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना, वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल लेना ही सही समझा। देन इंक्रीजिंग द लिमिट्स ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थे, इसमें बाहर का पैसा लाना हमने शुरू किया, फॉरेन इक्विटी लाना शुरू किया। और आखिर में दोस्तों अगर बात करें यहाँ, तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। मतलब हमने फ्रीडम प्रोवाइड किया एक्सचेंज रेट में और ट्रेड में, व्यापार में हमने फ्रीडम देना शुरू किया, छूट देनी बहुत ज्यादा हमने शुरू कर दी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, और अब यहां से हमारा आंसर एक्चुअल में शुरू होता है। यह है
इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिंस 1991 का आंसर कुल मिलाकर के 6 से 7 पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सभी 5 ईयर प्लान्स आपको नजर आएंगे, पंचवर्षीय योजनाएं। जी हां, सरकार अक्सर 5 साल के लिए होती है और इसीलिए 5-5 साल की प्लानिंग हमारे देश में होती है 5 ईयर प्लान्स के जरिए। तो ये 8वें 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स जो है आपको समझाया जाएगा किस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। क्वेश्चन का नाम है डिफाइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिंस 1991। आंसर का नाम एंटिटीज, आंसर का नाम एंटिटीज, आंसर का नाम एंटिटीज, आंसर का नाम एंटिटीज, आंसर का नाम एंटिटीज। ई बोले तो 8 5 ईयर प्लान, एन बोले तो 9th 5 ईयर प्लान, टी बोले तो 10th 5 ईयर प्लान। आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आई से इसके अलावा 12th 5 ईयर प्लान, इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, और बीच में आया था 11वां 5 ईयर प्लान भी। चलिए एक एक करके हर 5 ईयर प्लान में क्या खास है वो समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले 8th 5 ईयर प्लान, तो 1991 और 90 के दशक में द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज 8.2%। 90 और 91 के अंदर 8%, 8.25% का ही दर था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। लेकिन 92-93 की बात करें तो द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज मियरली 4.2%। यानी आप देख सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आया, 8.2 से डायरेक्ट 4 पे आ गए हम लोग। इतना कम हमारा ग्रोथ दिखाई दे रहा था। एंड वाज 6.8% आफ्टर इन 93-94 द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर वाज बेस्ट ड्यूरिंग 95-96 विद 13%। 95-96 में फिर से उछाल आया और हम 13% तक ग्रोथ रेट लेकर गए। द ओवरऑल ग्रोथ रेट अचीव्ड बाय द सेक्टर ड्यूरिंग दिस प्लान वाज 8.1%। मतलब ये काफी हद तक एक प्रोग्रेसिव प्लान था, अच्छा प्लान था। सरकार ने जो 8वें 5 ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना में जो पॉलिसीज बनाई थी उससे फायदा जरूर हुआ और ऑन एन एवरेज 8% का ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा गया। तो याद क्या रखोगे, 8वें में 8%, 8वें में 8%, 8वें में 8%। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगले 5 ईयर प्लान की बात करूं तो ये है हमारा 9th 5 ईयर प्लान। 97-98 की बात होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 6.6%। दिस वाज ड्यू टू बेटर परफॉर्मेंस ऑफ माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब अब हम कोयला, खदानें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसमें बहुत आगे निकल रहे थे, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे थे। तो माइनिंग में, इलेक्ट्रिफिकेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमने बहुत तरक्की हासिल की थी और इन दो सेक्टर्स की वजह से हमारा ग्रोथ रेट, हमारा परफॉर्मेंस सुधर रहा था। देन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ऑल्सो। इन 98-99 द ग्रोथ रेट फेल टू 4.1% अगेन। मतलब 98-99 में फिर से एक बार डाउनफॉल देखा गया, फिर से एक बार नीचे आए हम 4.1% पे। ग्रोथ रेट डिक्लाइन इन 2001-2 एज वेल, 2.7% पे आ गए। दिस डिक्लाइन वाज ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस साइकिल, लोअर डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डिमांड एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स। क्या हो रहा था, करना बहुत था, सपने बड़े बड़े थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, तो बड़े बड़े पॉलिसीज, बड़े बड़े योजनाएं, लेकिन उतना अगर पैसा ही नहीं है, उतना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो भी ग्रोथ रेट रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ये नॉर्मल बिजनेस साइकिल में भी देखा जाएगा। आपका बजट ही नहीं बन पा रहा है तो आप उतना एक्सपेंडिचर कर कैसे पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों 9th 5 ईयर प्लान का शुरुआत तो अच्छा हुआ था मगर अंत थोड़ा खास नहीं हुआ। यहां पर फिर से हम डाउनफॉल की तरफ, डिक्लाइन की तरफ आ गए। बात करें अब 10th 5 ईयर प्लान की, तो टारगेट रखा गया, द टारगेटेड रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग दिस प्लान वाज 10%। 10th में 10%, 10th में 10%, लेकिन द एवरेज फॉर द प्लान पीरियड वाज 8.2%। हम अचीव कितना ऑन एन एवरेज कर पाए, 8.2% तक कर पाए। द पीरियड ऑफ द 10th प्लान विटनेस्ड रिवाइवल, ये वर्ड याद रखना इसमें। मतलब हमने 9th में जो डाउनफॉल देखा वहां से फिर से हम रिवाइव होना शुरू हो गए, हमने वापस से अपस्केल देखा, इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखा। दोस्तों रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज 8.4% इन 4 and 5, 8.2% in 5 and 6 and 11.6% in 6 and 7। तो एक के बाद एक लगातार हमारा ग्रोथ अब थोड़ा दिखाई देने लगा था 10th 5 ईयर प्लान में। याद रखिए ग्रोथ वाज ड्रिवन लार्जली बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच कंट्रीब्यूटेड 91.1% टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
यानी अब हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगे थे। धीरे धीरे बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन देश में होने लगा था और ये मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ही हो रहा है, मशीनरी के जरिए ही हो रहा है और इसीलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत ज्यादा इजाफा देखने मिला हमारे 10th 5 ईयर प्लान के अंदर। हालांकि हमने बहुत कुछ अचीव किया इसमें और मैन्युफैक्चरिंग का हब हम बन पाए। 10th 5 ईयर प्लान के बाद एक्चुअल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा गया। दोस्तों 2017-18 की बात करें तो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट वाज 4.4%, while 18-19 it fell to 3.6%. This decline was mainly due to fall in manufacturing activity. अब मैन्युफैक्चरिंग से ही उठे थे, मैन्युफैक्चरिंग से ही गिरे। अब मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी स्लो डाउन होने लगी क्योंकि हमारे आसपास कॉम्पिटिटर्स बढ़ चुके थे। चाइना भी बहुत हाई स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। कई देश जो थे वो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से सामान खरीदना चाहते थे, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थोड़ी सी स्लो उसमें पड़ रही थी। दिस डिक्लाइन वाज मेनली ड्यू टू द फॉल इन एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऑल्सो इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर of manufactured goods and this dependence on imports has increased over the years. हम मंगवाते भी बहुत कुछ है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हम बाहर से खरीदते भी बहुत हैं, तो इसलिए हमारी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरों पे बहुत ज्यादा है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हैड डिसेलरेटेड यानी थोड़ी सी कम हुई थी टू 3.5% in 2018-19 compared to 4.6 in 17-18. The industrial sector had been experiencing slowdown since 2017 due to internal and external factors like higher cost of production, slower growth in demand, significance or stagnancy in new investment। यानी थोड़ा सा बीमारू माहौल 2017-18 में देखा गया। 2017-18 के अंदर हमने देखा एक स्टैग्नेंसी आ गई थी, ना एकदम बढ़ रहा था ना एकदम घट रहा था, ना एकदम बढ़ रहा था ना एकदम घट रहा था। तो ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो गया था, नया डिमांड भी क्रिएट नहीं हो रहा था और भाव बढ़ते जा रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही है। स्लो क्रेडिट डिप्लॉयमेंट बाय द बैंकिंग सेक्टर, एडजस्टमेंट टू पॉलिसीज लाइक डीमोनेटाइजेशन, ये जो हमारी नोटबंदी आ गई इसका भी तो फटका पड़ा बहुत सारे बिजनेसेस पे, एंड जीएसटी का इंट्रोडक्शन भी इसी दौरान हुआ। तो ये दो फटके जो थे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत भारी पड़े और कहीं ना कहीं हम थोड़े से हिल गए थे, मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने मिला। अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में भी थी ड्यू टू ट्रेड वॉर्स बिटवीन इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर। तो कहीं ना कहीं चाइना आ चुका था मार्केट में, बहुत जबरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ रहा था, तो बहुत ट्रेड वॉर के समान हमारा चलता रहता है और इसकी वजह से बहुत सारे ग्राहक भी हमने खोए और बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हमारा स्लो डाउन हो गया। तो ये था अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कच्चा चिट्ठा। हम आगे तो बढ़े लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली हमारा ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो गया यानी रुक गया। अब ना ज्यादा नीचे जा रहा है लेकिन ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा। बढ़ते हैं आगे, 12वें 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। फ्रॉम 2017 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च 3 ईयर एक्शन प्लान्स। बोला 5-5 साल का नहीं, मोदी जी आ गए, मोदी जी ने बोला 3-3 साल का एक्शन प्लान करेंगे। बहनों और भाइयों अब विकास करेंगे, अब ग्रोथ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे। यस, thus the 12th plan was the last 5 year plan. In 2012-13 the industrial sector grew at 2.4%. 2014-15 growth rate was 28%. During 15-16 industrial growth was 7.4% but fell to 5.2% in 16-17। आप लोगों को लग रहा होगा सर इतने आंकड़े याद कैसे रहेंगे, तो बहनों और भाइयों याद रखो ये आंकड़े जो हैं ये आपको पॉइंटर्स के साथ लिख के प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। एटलीस्ट आपको हर पॉइंटर में 1% तो याद रखना ही है कि कौन से 5 ईयर प्लान में कितने परसेंटेज का इंपैक्ट हुआ है। लास्टली 2016-17 का अगर हम याद रखें तो 5.2% ये ओवरऑल ग्रोथ जो है हमें देखने मिलता है। लास्टली 11th 5 ईयर प्लान और इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, सबसे बड़ा झटका डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सब के अलावा अब क्या आ गया है, कोविड-19 का झटका। कोविड-19 ने सब कुछ ठप कर दिया, पूरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक चुका था और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली फॉर द इकोनॉमी सडन लॉकडाउन announcement and almost complete stoppage of all economic activities by the government to fight COVID-19 pandemic has had a devastating effect on industrial output.
तो इंडस्ट्रियल आउटपुट का पूरा सत्यानाश हो गया था। ये वो पीरियड था जब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकी हुई थी, स्टॉप्ड थी, और इसके वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इन मार्च 2020 इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्लाइंड बाय 16.7%, इतना तो कम हो गया एज कंपेयर टू द सेम पीरियड इन 2019, द स्टीपेस्ट डिक्लाइन सिंस 1994। 94 से लेकर आज तक इतना बड़ा डिक्लाइन कभी देखा नहीं गया था। पहली बार, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद थी, तो ये डिक्लाइन देखा गया। 11th 5 ईयर प्लान की बात करें, एक सिग्निफिकेंट प्लान था, इसके लिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। ये एक एवरेज ग्रोथ रेट वाला प्लान है। 6.9% था ग्रोथ रेट एज अगेंस्ट द 10% ड्यूरिंग द 11th प्लान। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन 7-8 was 15.5%. The year 8-9 witnessed marked slowdown with a growth rate of 2.5%. However, 9-10 recorded a revival industrial growth with 5.3%. In 10-11, the growth was 8.2%. However, 11-12 was marked by severe slowdown with industrial production increasing by just 2.9%. मतलब 3% तक बढ़ा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लेकिन वो पुराने ग्रोथ से बहुत कम था। तो इस प्रकार दोस्तों, आपको क्या करना है, पेंसिल और पेपर लेकर हर प्लान का ईयर लिखना है और ईयर के बाजू में उसका परसेंटेज लिख दो। ये पूरा वीडियो जो है, इसके अंदर से हर प्लान पे कितनी परसेंटेजेस है वो मार्क कर लो, और फिर उसके हिसाब से आंसर याद करोगे तो काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट हो जाएगा। दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एंटिटीज के अंदर 8 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, 10th 5, 8 9 10 इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 8 9 10 इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 8 9 10 इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर आता है 12th 5 ईयर प्लान, इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, और 11th 5। डन। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा आंसर समझ में आया होगा। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्वी। प्लीज चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।